कहानी की शुरुआत में हमें सातो नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक जंगल में एक पेड़ पर बीटल पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी वो पाता है कि उस जंगल में अचानक से एक तेज रोशनी चमकने लगी है, जिसको देखने के चक्कर में सातो उस पेड़ से नीचे गिर जाता है और फिर जहाँ से वो लाइट आ रही होती है वहाँ पर जाकर देखता है और पाता है कि उस लाइट के अंदर से एक बूढ़ा आदमी और एक लड़की बाहर आ रही है, जहाँ पर वो लड़की सातो को देखकर उसके पास जाती है और उसका नाम पूछती है, जिससे कि सातो उसको अपना नाम बताता है और फिर वो लड़की भी अपना नाम हीमे बताती है और फिर वो सातो से कहती है कि तुमने यहाँ पर अभी जो कुछ भी देखा है वो किसी को भी मत बताना और इसके बदले में मैं यहाँ पर तुमसे दोस्ती करूंगी। जहाँ पर सातो भी उस लड़की से दोस्ती कर लेता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारी हमेशा हर चीज से रक्षा करूंगा। फिर उसके बाद हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सातो अपने कमरे में सो रहा होता है तो हीमे उसके कमरे में आकर उसको जगाती है और उसके लिए ब्रेकफास्ट भी बनाई होती है, जहाँ पर सातो को तो बहुत शर्म आ रही होती है और वो हीमे को देखकर सोच रहा होता है कि हीमे मेरी बचपन की दोस्त है जो कि करीब 10 साल से मेरे बगल वाले कमरे में रह रही है और अब तो वो मुझे और भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगी है। जहाँ पर हीमे बताने लग जाती है कि मैंने अपनी पावर्स को यूज करके अपनी पर्सनैलिटी को लॉक कर दिया है जिससे कि मैं यहाँ पर और भी ज्यादा खूबसूरत ना लगूं और लोग मुझे ज्यादा से ज्यादा नोटिस ना कर पाए क्योंकि मैं तो एक प्रिंसेस हूँ। जिस पर सातो उससे कहता है कि मैं तो ये बात तुमसे बचपन से ही सुन रहा हूँ, पर तभी हीमे सातो को देखने लग जाती है और धीरे से उसके करीब जाने लग जाती है और इसको देखकर तो सातो वहाँ पर शर्माने लग जाता है और सोच रहा होता है कि अब आखिरकार ये क्या करने वाली है। पर हीमे तो सातो के पास जाकर खाना खाते वक्त उसके गाल पर जो एक चावल का दाना लगा हुआ था उसको हटाती है और खुद ही वहाँ पर उसको खा लेती है, जिसको देखकर तो सातो वहाँ पर और भी ज्यादा शर्माने लग जाता है। फिर उसके बाद वो दोनों ही एक साथ में वहाँ से स्कूल जाने लग जाते हैं और साथ में जाते वक्त सातो हीमे के गले में 2 रिंग को लटका हुआ देखता है, जिससे कि सातो को अपनी पुरानी बातें याद आने लग जाती हैं। जहाँ पर हीमे सातो को बता रही होती है कि ये रिंग मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये रिंग मैं उसी लड़के को दूंगी जिसके साथ में मेरी शादी होगी, तो क्या तुम बड़े होकर मेरे साथ में शादी करना चाहोगे। जहाँ पर सातो हीमे के साथ में चलते हुए यही सब कुछ सोच रहा होता है, लेकिन तभी हीमे उसको बताती है कि मैं ये रिंग तुम्हें कभी भी नहीं देने वाली हूँ, ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हीमे के क्लास में सबसे ज्यादा नंबर आए होते हैं, तो वो अपने दोस्तों को अपने नंबर दिखा रही होती है और कह रही होती है कि मैं तो एक प्रिंसेस हूँ, इसीलिए मुझे जीनियस बनना पड़ेगा और सबसे आगे रहना पड़ेगा। तो उसकी दोस्त उससे कहती है कि तुम बचपन से ही कह रही हो कि तुम एक प्रिंसेस हो, पर तुम आखिरकार हो कहाँ की प्रिंसेस। वहीं दूसरी तरफ हमें सातो और उसके दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि कह रहे होते हैं कि कल से हमारे वेकेशन से स्टार्ट होने वाले हैं, पर सातो को तो इससे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है क्योंकि उसके पास में तो इतनी सुंदर गर्लफ्रेंड है जिसके साथ में वो रोज स्कूल आता है। तो सातो उसको बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो केवल मेरे बगल वाले कमरे में रहती है और तभी हीमे वहाँ पर सातो को देखकर स्माइल कर रही होती है और तभी सातो के फोन में हीमे का मैसेज भी आता है जिसमें वो कह रही होती है कि आज रात को हम दोनों एक फेस्टिवल में घूमने के लिए चल रहे हैं, जिसको सोच कर सातो वहाँ पर शर्माने लग जाता है। फिर उसके बाद हमें शाम के फेस्टिवल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हीमे सातो का इंतजार कर रही होती है, तो सातो वहाँ पर आता है और हीमे की ड्रेस को देखकर उसकी खूबसूरती की तारीफ करने लग जाता है। फिर उसके बाद हीमे बताती है कि चलो अब हम दोनों फेस्टिवल के अंदर चलते हैं। जहाँ पर फेस्टिवल में घूमते समय हीमे सातो से कह रही होती है कि तुम्हें याद है कि हम दोनों बचपन में भी इस फेस्टिवल को घूमने के लिए एक साथ में आया करते थे, पर एक दिन मैं इस फेस्टिवल में खो गई थी, तो मिलने के बाद तुमने मेरा हर वक्त हाथ पकड़ के रखा था जिससे कि मैं वापस से ना खो पाऊं। जिसके बाद अब वो दोनों एक दुकान पर पहुंचते हैं जहाँ पर हीमे को एक सॉफ्ट टॉय बहुत ही ज्यादा पसंद आता है, जिससे कि सातो वहाँ पर उस सॉफ्ट टॉय को एक ही बार में जीत भी लेता है। तो हीमे वहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश होने लग जाती है। फिर उसके बाद वो दोनों एक पहाड़ पर जाते हैं जहाँ पर सातो हीमे को देखकर सोच रहा होता है कि ये बिल्कुल अच्छा मौका है हीमे को अपनी दिल की बात बताने का कि मैं उसको बचपन से ही कितना ज्यादा पसंद करता हूँ। अब सातो हिम्मत करके हीमे से बोलने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर आतिशबाजी स्टार्ट हो जाती है, जिसको देखकर हीमे वहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश होने लग जाती है और फिर वो सातो से कहती है कि मैंने भी यहाँ पर तुमसे बचपन से एक बात छुपाई है जो कि मैं तुमको नहीं बता सकती हूँ, पर मैं यहाँ पर बस तुमको इतना बता सकती हूँ कि मैं अपना घर छोड़कर यहाँ से जा रही हूँ। जिसको सुनकर तो सातो की वहाँ पर दुनिया ही हिल जाती है और वो अपनी दिल की बात हीमे को नहीं बता पाता है। फिर उसके बाद वो दोनों घर पर आ जाते हैं जहाँ पर हीमे सातो को हर चीज के लिए थैंक्स बोल रही होती है। अब सातो भी हिम्मत करके अपने दिल की बात बोलने की कोशिश करता है, पर तभी हीमे जल्दी से अपने कमरे के अंदर चली जाती है। जिसके बाद अब सातो भी अपने कमरे में आ जाता है और बस हीमे के बारे में ही सोच रहा होता है कि आखिरकार हीमे इस घर को छोड़कर कहाँ पर जाने वाली है। लेकिन तभी वो पाता है कि उसके
घर पर बहुत ही तेज लाइट आ रही है। तो वो बाहर जाकर देखता है और पाता है कि उसी पहाड़ पर वही लाइट आ रही है जो कि उसको बचपन में दिखी थी। अब तुरंत ही सातो उस पहाड़ पर जाता है जहाँ पर हीमे उस लाइट के अंदर जाने ही वाली होती है। तभी वो वहाँ पर सातो को देखती है और उससे कहती है कि आखिरकार तुमको बचपन की बात याद आ ही गई, पर अब मैं यहाँ पर और नहीं रुक सकती हूँ क्योंकि मैं एक दूसरी दुनिया की हूँ और मेरी वहाँ पर शादी होने वाली है, तो मुझे वहाँ पर जाना ही होगा। अब इतना कहते ही हीमे उस लाइट के अंदर चली जाती है जहाँ पर सातो उसको रोकने की भी कोशिश करता है, लेकिन हीमे वहाँ पर नहीं रुकती तो सातो भी वहाँ पर भागते हुए जाकर उस लाइट के अंदर चला जाता है। और फिर वो पाता है कि वो तो एक अलग ही दुनिया में आ गया है और तभी वो अपने सामने देखता है कि हीमे की किसी और से शादी हो रही है, जहाँ पर हीमे भी पीछे पलटकर सातो को देखती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। और तभी वो प्रिंस भी हीमे से पूछने लग जाता है कि आखिरकार ये लड़का कौन है और यहाँ पर क्या कर रहा है। अब सातो वहाँ पर कुछ बोलता है कि इससे पहले ही वहाँ पर एक खतरनाक मॉन्स्टर आ जाता है और उन सभी के ऊपर हमला कर देता है, जहाँ पर हीमे के दादाजी बताते हैं कि मुझे तो पहले से ही पता था कि यहाँ पर कुछ ऐसा हो सकता है। अब उसके बाद वो उस मॉन्स्टर से मुकाबला करने के लिए जाते हैं, पर वो मॉन्स्टर अपने एक ही अटैक से उनको दूर फेंक देता है। और तभी वो हीमे से कहते हैं कि हमें इस मॉन्स्टर को हराने के लिए रिंग ऑफ लाइट की जरूरत पड़ेगी, तो जल्दी करो और उस प्रिंस से शादी करके उसको अपनी रिंग पहना दो। लेकिन हीमे तो वहाँ पर उस प्रिंस की जगह सातो को जाकर अपनी रिंग पहना देती है और उसको एक किस करती है, जिससे कि उन दोनों की वहाँ पर शादी हो जाती है। अब ये देखने के बाद वो प्रिंस हीमे से कहता है कि तुमने अच्छा किया कि तुमने अपनी दिल की बात सुनी है। जिसके बाद वो सातो को एक तलवार पकड़ा देता है, जहाँ पर वो मॉन्स्टर भी उन सभी के ऊपर हमला करने वाला होता है। तभी वहाँ पर सातो के पास में जो तलवार होती है वो चमकने लगती है, जिसको देखकर सातो वहाँ पर कह रहा होता है कि मुझे यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार यहाँ पर ये सब हो क्या रहा है, पर कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पर हीमे को कुछ भी नहीं होने दूंगा। जिसके बाद वो अपनी तलवार को लेकर उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है और अपने एक ही वार से उस मॉन्स्टर को मार गिराता है। और इसको देखने के बाद तो वहाँ पर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, पर सातो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। उसके बाद जब वहाँ पर सातो की आंखें खुलती हैं तो वो अपने सामने हीमे को पाता है, जो कि उसको बताती है कि हमारी शादी यहाँ पर हो चुकी है, इसलिए सभी लोगों ने हमें इस कमरे में कुछ कुछ करने के लिए अकेला छोड़ा है। जिसको सुनकर तो सातो वहाँ पर बहुत ज्यादा शर्माने लग जाता है, पर तभी हीमे सातो को देखकर पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर इतना शर्मा क्यों रहे हो, तुम भूल गए क्या अभी तो हमने सबके सामने बाहर किस भी किया था। और तभी हीमे वहाँ पर कहने लग जाती है कि मेरी शादी यहाँ पर एक प्रिंस से होने वाली थी, मैं उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और उसी समय तुम भी वहाँ पर आ गए थे, इसीलिए मैंने तुम्ही से शादी कर ली और अब से तुम ही मेरे पति परमेश्वर हो। जिसको सुनकर तो सातो वहाँ पर शॉक हो जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों बाहर आते हैं और बाहर के सभी लोग अपने नए किंग को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, जहाँ पर हीमे के दादाजी सातो को बताते हैं कि तुम्हें इन सभी के सामने कुछ न कुछ तो कहना पड़ेगा। अब वहाँ पर इतने सारे लोगों को देखकर सातो के अंदर भी जोश आ जाता है और फिर चिल्ला के कहने लग जाता है कि मेरा नाम सातो है, मैं आज से तुम सभी का नया किंग हूँ और मैं तुम सभी की यहाँ पर हमेशा रक्षा करूंगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सातो नहा रहा होता है और सोच रहा होता है कि मैंने जोश जोश में कुछ ज्यादा ही बोल दिया। और तभी वहाँ पर हीमे भी आती है सातो के साथ में नहाने के लिए, जिसको देखकर सातो उससे पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो हीमे उसको बताती है कि तुम भूल गए क्या हमारी यहाँ पर शादी हो चुकी है, जिससे कि अब हमें ऐसे ही एक साथ में नहाना होगा। अब उसके बाद हम देखते हैं कि दोनों ही एक साथ में वहाँ पर नहा रहे होते हैं, जहाँ पर हीमे सातो से कह रही होती है कि मुझे माफ कर देना, अगर मैं तुमसे शादी नहीं करती तो तुम इस दुनिया में नहीं फंसते और इतनी मुसीबतें नहीं झेलते। तो सातो उसको बताता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, वैसे भी अभी हमारे स्कूल्स के वेकेशन चल रहे हैं। लेकिन हीमे उसको बताती है क्योंकि मैं इस दुनिया की हूँ इसलिए मुझे अब से हमेशा यहीं पर ही रहना होगा। जिस पर सातो उससे कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं भी हमेशा के लिए यहीं पर रहूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। और अब इस बात को सुनकर हीमे को वहाँ पर अपनी बचपन की बात याद आने लगती है, जहाँ पर बचपन में सभी लोग उसको बहुत ही ज्यादा परेशान किया करते थे, पर सातो हमेशा उसकी ही साइड लेता था और उसको सभी से बचाता था। और यही सोचकर हीमे सातो से कहने लग जाती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम बचपन से ही मुझे पसंद करते थे। लेकिन तभी वहाँ पर एक बेल बजने लगती है, जिसका मतलब है कि खतरा आ चुका है। और इसी चक्कर में सातो वहाँ पर खड़ा हो जाता है, जहाँ पर सातो को ऐसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और चिल्लाने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि आखिरकार तुम आ ही गए। और दूसरी तरफ उन सभी के ऊपर हमला हुआ होता है, इसीलिए सातो और हीमे जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनकर बाहर आते हैं, जहाँ पर सातो को देखकर उससे सभी सिपाही कहने लग जाते हैं कि हमारे ऊपर बहुत सारे मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया है तो हमें आपकी मदद चाहिए। लेकिन हीमे वहाँ पर सभी को बताती है कि आखिरकार तुम
तुम लोग क्या बात कर रहे हो, सातों के पास तो यहाँ पर कोई भी पावर्स नहीं है, तो वो तुम लोगों की मदद कैसे करेगा। और तभी वहाँ पर हीमे के दादाजी आते हैं जो कि बताते हैं कि हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं है, क्योंकि जब तक सातों के पास वो रिंग है तब तक उसको मुकाबला तो करना ही पड़ेगा। अब उसके बाद वो सभी लोग वहाँ पर सातों को एक हथियार देते हैं, जिसको कि पकड़ते ही वो हथियार चमकने लगता है और सातों कहने लग जाता है कि मुझे इस दुनिया के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता, पर मैं यहाँ पर हीमे को कुछ भी नहीं होने दूंगा। और तभी हीमे भी वहाँ पर सातों को एक जोरदार किस करती है, जिससे कि सातों की पावर्स और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। फिर दूसरी तरफ हम एक मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि एक मेड के ऊपर हमला करने वाला होता है, और तभी सातों वहाँ पर आकर अपने एक ही अटैक से उस मॉन्स्टर को हरा देता है, जहाँ पर सातों तो बहुत ज्यादा ताकतवर महसूस कर रहा होता है। और तभी वहाँ पर हीमे के दादाजी भी आते हैं जो कि सातों को बताते हैं कि हीमे ने तुम्हें किस किया था, इसलिए तुम्हारी पावर्स और भी ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि हीमे यहाँ की प्रिंसेस है और उसने तुमसे शादी की है, इसलिए तुम यहाँ पर एक रीन किंग बन गए हो। और जब जब भी तुम प्रिंसेस के साथ में कुछ कुछ करोगे तो तुम्हारी पावर्स बढ़ती जाएंगी। अब वो दोनों वहाँ पर बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक और मॉन्स्टर आ जाता है, जो कि कोई मामूली मॉन्स्टर नहीं बल्कि उन सभी मॉन्स्टर्स का जो किंग है, जिसका की नाम यहाँ पर एवेस किंग है, उसका एक नाइट है। अब सातों वहाँ पर उस नाइट के ऊपर हमला करने के लिए जाता है, पर वो नाइट वहाँ पर बहुत ज्यादा ताकतवर होता है और वो अपने एक ही अटैक से सातों को दूर फेंक देता है। लेकिन सातों को इससे ज्यादा चोट नहीं लगती है, क्योंकि उसके पास भी अब यहाँ पर रीन किंग की पावर्स हैं। जिसके बाद अब वहाँ पर हीमे के दादाजी आते हैं जो कि बताते हैं कि हम लोग अभी इसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं, इसीलिए अभी हमें यहाँ से भागना होगा, जहाँ पर सातों भी उनके साथ में भागने लग जाता है। और तभी वो नाइट भी अपने दो मॉन्स्टर्स को बुला के उन दोनों के पीछे भेज देता है, जहाँ पर भागते हुए सातों दादाजी से पूछ रहा होता है कि आखिरकार वो नाइट कौन था, जिस पर वो सातों को बताते हैं कि वो एवेस किंग का एक नाइट था जिसके पास में मैजिकल पावर्स है और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जिस पर सातों उनसे पूछता है कि मेरी शादी की वजह से मुझे जो पावर्स मिली है मैं उससे उनको हरा नहीं सकता क्या। तो दादाजी उसको बताते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ पर सारी बातें बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। जिसके बाद अब दादाजी अपनी पावर्स का यूज करके एक चट्टान को खड़ा कर देते हैं और इसकी वजह से वो सभी मॉन्स्टर्स आगे नहीं आ सकते थे। लेकिन जैसे ही वो दोनों आगे जाने लगते हैं तो पाते हैं कि वो नाइट तो उनके सामने ही खड़ा होता है। और तभी वहाँ पर वो प्रिंस आ जाता है जिससे कि पहले हीमे की शादी होने वाली थी, तो वो वहाँ पर आकर एक कपड़े को उस नाइट के ऊपर डाल देता है और उसको आग लगा देता है। जिसके बाद वो दादाजी और सातों को वहाँ से भाग जाने को कहता है, लेकिन सातों वहाँ पर कहता है कि मैं यहाँ पर हीमे को मुसीबत में छोड़कर यहाँ से भाग नहीं सकता। जिस पर वो प्रिंस बताता है कि तुम हीमे की बिल्कुल भी चिंता मत करो, वो बिल्कुल सुरक्षित है और तुम्हारा बाहर इंतजार कर रही है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी लोग एक गाड़ी में बैठकर महल से दूर जा रहे होते हैं, जहाँ पर हीमे प्रिंस को सातों की जान बचाने के लिए थैंक्स बोल रही होती है और इस प्रिंस का नाम यहाँ पर मार्स होता है। फिर उसके बाद अब वो दादाजी बताने लग जाते हैं कि हमारे किंगडम की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है और ऐसा लगता है कि उन सभी मॉन्स्टर्स को पता नहीं चला है कि हम लोग वहाँ से भाग गए हैं, क्योंकि हम लोग उस नाइट को चकमा देकर यहाँ तक आ तो गए हैं, पर हम लोग यहाँ पर उसको एक रिंग की पावर से कभी भी हरा नहीं सकते हैं और अभी हमें यहाँ से भागना पड़ रहा है क्योंकि तुम्हारे पास अभी सारी पावर्स नहीं आई हैं, क्योंकि इस दुनिया में रीन किंग की पावर्स को पाने के लिए 5 रिंग्स हैं, जिससे कि तुमने हीमे से शादी करके एक रिंग की पावर्स तो पा ली हैं, पर अगर तुम्हें रीन किंग की सारी पावर्स को पाना है तो तुम्हें 4 प्रिंसेस को ढूंढकर उनसे शादी करके उनकी रिंग्स को भी लेना पड़ेगा। जिसको सुनकर तो सातों वहाँ पर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और दादाजी कहने लग जाते हैं कि क्या तुम्हें खुशी नहीं हो रही है कि तुम्हें इतनी सारी प्रिंसेस से शादी करने का मौका मिल रहा है। जहाँ पर हीमे को तो इन सारी बातों को सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी एक घर में जाकर रुकते हैं, जहाँ पर दादाजी उन सभी को उन सभी मॉन्स्टर्स के किंग एवेस के बारे में बताने लग जाते हैं, जो कि बहुत साल पहले इस दुनिया में आया था और उसके पास में बहुत सारी खतरनाक पावर्स थी, जहाँ पर वो दुनिया पर राज करने के लिए सभी शहरों पर हमला करता गया और तबाही मचाता गया। तो एवेस को हराने के लिए रीन किंग ने इस दुनिया में 5 रिंग्स बनाई और सभी रिंग्स के अंदर अपनी अपनी अलग अलग पावर्स हैं, जिससे कि अभी तुम्हारे पास हीमे के जो रिंग है उसके पास में लाइट की पावर्स हैं, वहीं सभी रिंग्स के अंदर अपनी अपनी अलग अलग तरह की पावर्स हैं। और उस समय तो रीन किंग ने उन सभी रिंग्स की पावर्स को यूज करके एवेस किंग को हरा दिया था और फिर उन सभी रिंग्स को इस दुनिया के 5 अलग अलग देशों के प्रिंसेस को दिया गया था। लेकिन पता नहीं कैसे कि एवेस किंग वापस से जिंदा हो गया है और उसकी पावर्स वापस से बढ़ते जा रही हैं, और क्योंकि तुम्हारे पास एक रिंग की पावर्स आ चुकी हैं, इसलिए तुम्हें 4 और प्रिंसेस को ढूंढकर उनके साथ में शादी करनी पड़ेगी, उनके साथ में कुछ कुछ करना पड़ेगा और उनकी सभी रिंग्स की पावर्स को लेना पड़ेगा, तभी जाकर कहीं तुम एवेस किंग
को हरा सकते हो। फिर अगले सीन में हमें हिमे और सातो को दिखाया जाता है जो कि एक कमरे में एक बिस्तर पर एक ही साथ में सोने वाले होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर सातो की पीठ में बहुत ही तेज दर्द होने लगता है, तो हिमे उठकर सातो को चेक करने लग जाती है, जहाँ पर उसको पता चलता है कि सातो के बॉडी में तो बहुत ज्यादा चोट लगी हुई है। और ये सब कुछ देखने के बाद तो हिमे वहाँ पर रोने लग जाती है और कहने लग जाती है कि ये सब कुछ मेरी ही गलती है, मैंने ही तुमसे शादी की तो तुम्हें यहाँ पर इतना सब कुछ झेलना पड़ रहा है। जिसके बाद अब हिमे उस कमरे से बाहर निकल जाती है, तो अब सातो भी उसके पीछे पीछे जाने लग जाता है, जहाँ पर उसको बालकनी में प्रिंस खड़ा हुआ दिखता है, जिससे कि सातो हिमे के बारे में पूछता है कि क्या उसने हिमे को यहाँ से जाते हुए देखा है। तो प्रिंस उसको बताता है कि हाँ, अभी अभी हिमे मेरे पीछे से ही भाग कर गई है। और तभी प्रिंस सातो से कहने लग जाता है कि मुझे तुम्हें थैंक्स बोलना था, क्योंकि मुझे यहाँ पर रेन किंग बिल्कुल भी नहीं बनना था, और क्योंकि हिमे ने तुमसे शादी कर ली है इसलिए तुम रेन किंग बन गए हो, जिससे कि मुझे बहुत ही रिलैक्स फील हो रहा है। जिसके बाद प्रिंस वहाँ पर कहता है कि मैं अब तुम्हारा और भी ज्यादा समय नहीं लूंगा, हिमे उस तरफ भाग कर गई है तो तुम उसके पास जाकर उससे मिल सकते हो। तो अब सातो भी हिमे का पीछा करते हुए वहाँ पर जाता है और देखता है कि हिमे तो वहाँ पर रो रही होती है, जिसको देखकर सातो उससे कहने लग जाता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, मैं अपनी मर्जी से इस दुनिया में आया हूँ और रेन किंग बना हूँ। तो अब हिमे वहाँ पर बताने लग जाती है कि मेरी तो यहाँ पर एक अनजान से शादी होने वाली थी, और जब मैंने तुमको देखा कि तुम उस दुनिया से इस दुनिया में मेरा पीछा करते हुए आ गए हो, तो इसलिए मैंने तुम्ही से शादी कर ली, क्योंकि मैं यहाँ पर एक अनजान से शादी नहीं करना चाहती थी, मैं उसी से शादी करना चाहती थी जिसको मैं हमेशा से पसंद करती थी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों वापस से अपने कमरे में लौट आए होते हैं, जहाँ पर अब वो दोनों ही बहुत ज्यादा शर्मा रहे होते हैं। लेकिन तभी सातो वहाँ पर हिमे को उस बेड पर लिटा देता है, और उसके साथ में कुछ कुछ करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर उसको कुछ याद आता है और वो पीछे हट जाता है, जिस पर हिमे उससे पूछती है कि तुम अचानक से रुक कैसे गए और पीछे क्यों हट गए, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो और मेरे साथ में कुछ कुछ नहीं करना चाहते हो। और तभी सातो वहाँ पर कहने लग जाता है कि मैं तुम्हारे साथ में अभी ये सब कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हम दोनों ही बचपन से एक दूसरे के दोस्त थे, और अब तो हम दोनों की यहाँ पर शादी हो गई है, इसलिए मुझे ये सब कुछ करने के लिए थोड़ा समय चाहिए। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हिमे के दादाजी उन दोनों से कह रहे होते हैं कि मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों ने कल रात बहुत कुछ किया होगा, और मैं तुम दोनों के प्यार को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, पर पिछली रात तो इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ था। अब तभी वहाँ पर मार्स उन दोनों के लिए कुछ कपड़े लेकर आता है, जिसको कि सातो और हिमे वहाँ पर पहन लेते हैं, और फिर दादाजी उनको बताने लग जाते हैं कि अब हमें यहाँ से एल्फ के इलाके में जाना होगा, क्योंकि एल्फ की ही एक रॉयल फैमिली की प्रिंसेस के पास एक रिंग है, और वो जो प्रिंसेस है वो भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। अब उसके बाद जब वो सभी उस जगह पर पहुँचते हैं तो पाते हैं कि एल्फ के इलाके पर जाने के रास्ते पर एक बैरियर लगा हुआ है, जिससे कि दादाजी वहाँ पर बताते हैं कि कोई एल्फ के अलावा यहाँ से और कोई भी आगे नहीं जा सकता है। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से एक बहुत बड़ा भालू आ जाता है, जो कि उन सभी के ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि अब वो सभी लोग वहाँ से भागने लग जाते हैं, और दादाजी वहाँ पर सातो को डांट रहे होते हैं, क्योंकि सातो ने ही वहाँ पर उस भालू को जाकर तंग किया था, जिससे कि वो गुस्सा होकर उन सभी के ऊपर हमला कर रहा है। जहाँ पर दादाजी बताते हैं कि यहाँ पर ये सभी जानवर बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं, और हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें यहाँ से निकलना होगा। और तभी वो सभी भागते हुए एल्फ के बैरियर के पास ही आ जाते हैं, और तभी वो भालू भी वहाँ पर आकर उन सभी के ऊपर हमला करने वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ एल्फ सही समय पर उन सभी को उस बैरियर से अंदर ले लेते हैं, और उस बैरियर से टकराने की वजह से भालू दूर जाकर गिरता है। अब अंदर सातो उन एल्फ से कहने लग जाता है कि मेरा नाम सातो है और मैं यहाँ पर एक रेन किंग हूँ, जहाँ पर मैं तुम्हारे राज्य की प्रिंसेस से शादी करने आया हूँ। तो वो एल्फ भी वहाँ पर बताने लग जाते हैं कि हमने भी रेन किंग के बारे में सुना है, इसलिए हम दोनों यहाँ पर तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, और शायद यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि तुम सभी यहाँ पर जिस काम से आए हो वो काम ना कर पाओ, तो इससे बिल्कुल भी उदास मत होना। जिसके बाद वो दोनों एल्फ उन सभी को अंदर ले जाने लग जाते हैं, पर जैसे ही वो सभी वहाँ पर प्रिंसेस के पास में पहुँचते हैं तो पाते हैं कि सिंहासन पे तो कोई भी नहीं बैठा होता, और जो वहाँ पर प्रिंसेस होती है वो तो सिंहासन के पीछे छुपकर बैठी होती है। तो अब सातो उससे कहने लग जाता है कि मेरा नाम सातो है और मैं दूसरी दुनिया से इस दुनिया को बचाने के लिए आया हूँ। लेकिन तभी वो प्रिंसेस कहने लग जाती है कि तुम्हारे पास में तो पहले से ही एक रिंग है, इसका मतलब कि तुमने पहले से ही एक शादी कर ली है, तो तुम दोनों ने जरूर किस भी की होगी। जिस पर सातो उसको बताता है कि हाँ किया था। तो ये सुनते ही वो प्रिंसेस वहाँ से भाग जाती है, जिससे कि सभी लोग वहाँ पर शॉक हो जाते हैं। और तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि सातो से कहने लग जाता है कि शायद तुम ही नए रिंग किंग हो, जो कि यहाँ पर हमारी प्रिंसेस से शादी करके एक और नई रिंग पाने के लिए आए हो। पर हमारी प्रिंसेस से शादी करना इतना भी ज्यादा आसान नहीं है, और तुम शायद यहाँ पर हमारी प्रिंसेस से
शादी ना कर पाओ। वो सातो उस आदमी से पूछने लग जाता है कि आखिर तुम कौन हो, जिस पर वो आदमी बताता है कि मेरा नाम जेट है और मैं यहाँ का किंग हूँ और यहाँ की जो प्रिंसेस है वो मेरी बहन है जिसके पास में एक रिंग है। पर तभी वहाँ पर जेट अपने सिपाहियों को इशारा करता है जिससे कि वो सिपाही आकर वहाँ पर सातो को पकड़ लेते हैं और जेट वहाँ पर हीमे को बताता है कि हम लोग नए रिंग किंग पर कुछ दिनों तक नजर रखना चाहते हैं। जहाँ पर वो सभी सिपाही जेट के कहने पर सातो को सीधा ले जाकर जेल में बंद कर देते हैं। जहाँ पर सातो जेट से कहने लग जाता है कि हमने तुम्हारी बहन के साथ में कुछ भी नहीं किया है, वो तो अपने आप ही डर कर वहाँ से भाग गई थी। और इसको सुनते ही जेट वहाँ पर गुस्सा होने लगता है और कहता है कि मेरी बहन डरपोक नहीं है बल्कि वो भोली है, इसलिए वो वहाँ से चली गई थी। और क्योंकि अभी उसकी उम्र सिर्फ 54 ईयर्स है इसलिए उसकी अभी शादी की उम्र नहीं हुई है। जहाँ पर उसने तो अभी तक अपने महल के बाहर कदम भी नहीं रखा है। इसीलिए मैं यहाँ पर तुमको कैद करके तुम्हारे ऊपर नजर रखना चाहता हूँ और तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम तुम्हें यहाँ पर बहुत ही जल्दी छोड़ देंगे, सिर्फ 80 साल बाद, और तब तक मेरी बहन शादी करने के लिए मैच्योर भी हो जाएगी। जहाँ पर इतना सब कुछ कहने के बाद जेट वहाँ से चला जाता है और ये सुनकर तो सातो वहाँ पर शॉक हो गया होता है कि उसको यहाँ पर 80 साल तक कैद में रखा जाएगा। इसीलिए वो जेट से कहने लग जाता है कि क्या पता मैं तो 80 साल तक जिंदा भी नहीं रहूंगा। पर जेट तो वहाँ से जा चुका होता है और अपने एक सिपाही से कह रहा होता है कि हमारे पास में जब तक ये बैरियर है इसके अंदर कोई भी मौशरा के हमला नहीं कर सकता है, भले वो एवेस किंग क्यों ना हो। अब सातो को वहाँ पर कैद हुए 3 दिन हो गए होते हैं और उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब वो क्या करे। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि सातो का जबरदस्ती मुंह बंद करती है और उससे कहने लग जाती है कि तुम ही नए रिंग किंग हो जो कि 5 प्रिंसेस से शादी करके उनकी रिंग्स की पावर्स को लेना चाहते हो और उसकी मदद से यहाँ पर एवेस किंग को हराना चाहते हो। पर तुम सच में यहाँ पर एवेस किंग को हराओगे या फिर सभी रिंग्स की पावर्स को पाने के बाद में यहाँ से भाग जाओगे। जिस पर सातो उसको बताने लग जाता है कि मैं यहाँ पर एवेस किंग को हरा कर ही रहूंगा क्योंकि मैं हमेशा हीमे की रक्षा करना चाहता हूँ और उसके साथ में रहना चाहता हूँ। तो इसको सुनकर वो लड़की सातो से कहती है कि तुम्हारे पास में रिंग किंग की पावर्स हैं और इसके बावजूद भी तुम एक ही लड़की के साथ में अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहते हो। अब उसके बाद वो लड़की वहाँ पर एक गुप्त दरवाजे को खोलती है और सातो से कहने लग जाती है कि मैं यहाँ की एक गार्ड हूँ इसलिए मुझे इस गुप्त दरवाजे के बारे में पता था और तुम यहाँ पर एक लौते ऐसे इंसान हो जो कि एवेस किंग को हरा सकते हो। जहाँ पर ये बात जेट को भी पता है लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों वो तुम्हें यहाँ पर कैद करके रखा हुआ है। अब उसके बाद वो लड़की वहाँ पर सातो को अपने पीछे पीछे चलने के लिए कहती है और फिर कुछ देर चलने के बाद वो दोनों एक जगह पर पहुँचते हैं। जहाँ पर पहुँचने के बाद सातो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और तभी वो अपने सामने 2 मूर्तियों को देखता है जिसमें कि एक मूर्ति में एक रिंग होती है। तभी वो लड़की सातो को बताती है कि अगर तुमने यहाँ की प्रिंसेस से शादी कर ली तो वो प्रिंसेस तुम्हें यही रिंग देने वाली है जिसके के अंदर विंड्स की पावर्स हैं। पर तभी उन दोनों को वहाँ पर किसी के आने की आहट सुनाई देती है जिससे कि वो दोनों वहाँ पर जाकर छुप जाते हैं। तभी वहाँ पर वहाँ की प्रिंसेस आती है जो कि उन दोनों स्टैचूज से बातें करने लग जाती है और इसको देखकर सातो उस लड़की से पूछता है कि क्या प्रिंसेस हमेशा से ही यहाँ पर आकर इन स्टैचूज से बातें करती हैं? तो वो लड़की सातो को बताने लग जाती है कि ये दोनों यहाँ पर कोई स्टैचू नहीं है बल्कि हमारे किंग और क्वीन है जिनका की शरीर यहाँ पर पत्थर में बदल गया है और यही दोनों ही हमारे किंगडम के बैरियर्स को पावर्स दे के अभी तक रोके हुए हैं। पर इस बात को सुन के सातो वहाँ पर चिल्ला देता है जो कि वहाँ पर प्रिंसेस भी सुन लेती हैं और फिर वो पूछने लग जाती है कि आखिरकार वहाँ पर कौन है। तो सातो प्रिंसेस का ध्यान भटकाने के लिए वहाँ पर एक बर्ड की आवाज निकालने लग जाता है लेकिन तभी वो लड़की उसको रोकती है और उससे बताती है कि तुम पागल हो गए हो का, यहाँ पर आखिरकार बर्ड कैसे आएगी। अब तभी वहाँ पर वो प्रिंसेस सातो को देख लेती है जिसको देखने के बाद तो वो शॉक हो जाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। जहाँ पर अब प्रिंसेस को ढूंढते हुए वहाँ पर कोई और भी आ रहा होता है तो सातो और वो लड़की प्रिंसेस को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और जब वहाँ पर गार्ड आता है तो प्रिंसेस को नहीं पाता है जिससे कि वो तुरंत ही जाकर जेट को ये सारी बातें बता देता है जिसको सुनकर वो बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने सभी सिपाहियों को प्रिंसेस को ढूंढने के लिए कहता है। फिर उसके बाद हमें सातो को दिखाया जाता है जहाँ पर वो प्रिंसेस अभी भी बेहोश होती है और सातो वहाँ पर उस लड़की की बातों को याद कर रहा होता है जहाँ पर वो बताई थी कि प्रिंसेस अभी बेहोश है तो तुम्हारे पास में यही अच्छा मौका है, तुम जल्दी से प्रिंसेस को किस कर लेना जिससे कि तुम दोनों की यहाँ पर शादी हो जाएगी और तुम जिस रिंग को यहाँ पर लेने के लिए आए हो वो तुमको मिल जाएगी। लेकिन फिर भी सातो वहाँ पर प्रिंसेस को किस नहीं करता है और वहीं पर बैठा होता है। अब प्रिंसेस की भी वहाँ पर आंख खुल जाती है और वो अपने सामने सातो को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वापस से चिल्लाने लग जाती है। जहाँ पर प्रिंसेस इतनी ज्यादा डर गई थी कि वो तो वहाँ पर उल्टियाँ ही करने लग जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेट सातो को ढूंढने के लिए उसके जेल के बाहर आता है और तभी वहाँ पर वही लड़की भी आती है जो कि जेट से कहने लग जाती है कि सातो को भागे हुए तो यहाँ से
बहुत ज्यादा टाइम हो गया है और प्रिंसेस भी यहाँ से गायब है, तो क्या पता सातो ने प्रिंसेस को भगा के उनसे शादी कर ली हो। फिर हमें सातो को दिखाया जाता है जहाँ पर प्रिंसेस की उल्टियाँ करने की वजह से दोनों के कपड़े खराब हो गए होते हैं, इसलिए वो दोनों ही अपने कपड़े रस्सी पर सुखा रहे होते हैं और दोनों एक साथ में बिना कपड़ों के बैठे होते हैं। जहाँ पर प्रिंसेस तो अभी भी बहुत ही ज्यादा डरी हुई होती है और बस चुपचाप बैठी होती है। तो सातो उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर मुझसे इतना ज्यादा डर क्यों रही हो? क्या मैं तुम्हें यहाँ पर कोई मॉन्स्टर दिख रहा हूँ जिससे कि तुम यहाँ पर इतना ज्यादा घबरा रही हो? जिस पर प्रिंसेस वहाँ पर सातो को बताने लग जाती है कि मेरा पूरा बचपन इसी महल में बीता है और मैं आज तक कभी भी इस महल के बाहर नहीं गई हूँ और इसी की वजह से मैं अगर किसी अनजान को देखती हूँ तो उससे बहुत ही ज्यादा डरती हूँ। तो अब सातो भी वहाँ पर अपने बारे में बताता है कि वो भी यहाँ पर एक दूसरी दुनिया से आया है और उसको भी यहाँ पर इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता है। जिस पर प्रिंसेस सातो से पूछती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर एक दूसरी दुनिया से आए हो, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार तुम्हारी दुनिया दिखती कैसी है? क्या तुम्हारी दुनिया बहुत सारे खतरनाक मॉन्स्टर से भरी हुई है? तो सातो बताता है कि नहीं, हमारी दुनिया में तो एक भी मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि हमारी दुनिया तो बहुत ही ज्यादा शांत है। जिसको सुनकर तो प्रिंसेस वहाँ पर एक्साइटेड हो जाती है और आगे जाकर सातो से पूछने लग जाती है कि क्या तुम्हारी दुनिया में एल्फ भी होते हैं? पर क्योंकि प्रिंसेस वहाँ पर बिना कपड़ों की होती है, इसलिए सातो वहाँ पर उनको ऐसा देखकर शर्माने लग जाता है। फिर वो प्रिंसेस को वहाँ पर बताता है कि हमारी दुनिया में कोई भी एल्फ नहीं है। वहीं अब सातो प्रिंसेस से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ में दूसरी दुनिया में चलना चाहोगी? जिस पर प्रिंसेस उससे कहती है कि क्योंकि मैं हमेशा से ही इसी महल में रही हूँ, इसीलिए मुझे बाहर की दुनिया के बारे में जानने का बहुत ही ज्यादा मन करता है। पर तभी हम देखते हैं कि वो दोनों जहाँ पर छुपे होते हैं, तभी वहाँ पर वहाँ का राजा जेट अपने सिपाहियों को लेकर आ गया होता है, जिससे कि अब वो दोनों ही वहाँ पर अपने अपने कपड़े पहन लेते हैं और सातो प्रिंसेस को बताने लग जाता है कि मैं दूसरी दुनिया से इस दुनिया में सिर्फ हीमे के लिए आया हूँ और मैं यहाँ पर 5 रिंग्स को इकट्ठा करके एविस किंग को इसलिए हराना चाहता हूँ ताकि मैं हीमे के साथ में हमेशा रह सकूं। तो मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ में बिल्कुल भी जबरदस्ती नहीं करूंगा, यहाँ पर पूरी तरह से तुम्हारी मर्जी है कि तुम यहाँ पर मेरे साथ में शादी करके एविस किंग को हराने में मेरी मदद करोगी या नहीं। फिर उसके बाद वो दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि जेट को तो सातो को देखने के बाद में बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन तभी प्रिंसेस जेट से कहने लग जाती है कि आप जैसा सातो के बारे में यहाँ पर सोच रहे हो वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। और फिर जेट बताता है कि वो रिंग हमारी माता पिता की मूर्ति ने पहन रखा है, जिनकी पावर्स की मदद से हमारे राज्य के चारों तरफ एक शील्ड बनी हुई है, जिसको कि तोड़कर यहाँ पर अंदर कोई भी नहीं आ सकता है, इसलिए हम सभी यहाँ पर सुरक्षित हैं। लेकिन अगर हमने तुम्हारी शादी सातो के साथ में करा ली तो हमें वो रिंग सातो को देनी पड़ेगी, जिससे कि वो शील्ड भी हट जाएगी और फिर कोई भी हमारे राज्य के ऊपर हमला कर सकता है। तो तुम यहाँ पर बिल्कुल भी पागल मत बनो और जल्दी से वहाँ पर सातो से दूर हटो। जहाँ पर अब प्रिंसेस भी सातो को छोड़कर अपने भाई राजा जेट के पास में चली जाती है और फिर जेट वहाँ पर सोच रहा होता है कि प्रिंसेस को भगाने के अपराध में वो वहाँ पर सातो को मौत की सजा दे दे। पर तभी वहाँ पे वही मिस्टीरियस लेडी आती है जो कि जेट को बताने लग जाती है कि मैंने ही यहाँ पर सातो को जेल से बाहर निकाल कर प्रिंसेस को उसके साथ में भेजा था और पता नहीं तुम यहाँ पर रीन किंग से इतनी नफरत क्यों करते हो, वो तो यहाँ पर एविस किंग को हराने में हमारी मदद ही कर रहा है। लेकिन इस पर जेट वहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता है और अपनी बहन को लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हीमे और सातो एक साथ में खड़े होते हैं, जहाँ पर हीमे सातो से कह रही होती है कि जब तुम्हें सभी सिपाहियों ने पकड़कर जेल में डाल दिया था तब मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी और चिंता कर रही थी। तभी वहाँ पे वो मिस्टीरियस लेडी भी आ जाती है जो कि उन दोनों से कहने लग जाती है कि मैं इस राज्य की सबसे पुरानी एल्फ हूँ, तो मुझे इस राज्य के बारे में सब कुछ पता है और मैं यहाँ पर तुम्हारी एविस किंग को मारने में पूरी मदद करूंगी। जिस पर सातो वहाँ पर उस मिस्टीरियस लेडी से प्रिंसेस के बारे में पूछने लग जाता है कि आखिरकार प्रिंसेस शादी के नाम से यहाँ पर इतना ज्यादा क्यों डरती है। जिस पर वो मिस्टीरियस लेडी कहती है कि अब यहाँ पर समय आ गया है कि मैं तुम्हें यहाँ पर सारी सच्चाई बताऊं कि बहुत समय पहले की बात है कि जब हमारी प्रिंसेस की मदर और उसकी बहन यहाँ की प्रिंसेस हुआ करते थे और इसी के साथ वहाँ पर और भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि इस अंगूठी को पहनने की इच्छा रखते थे, लेकिन उन सभी में से जो सबसे बड़ी बहन थी जिसके पास में वो अंगूठी थी उसको एक आदमी से प्यार हो जाता है, पर उसको वहाँ पर जिससे प्यार हुआ होता है वो भी यहाँ पर एक इंसान होता है। इसलिए हमारे राज्य में सभी लोगों में अलग अलग अफवाहें उड़ने लगी और इसी के साथ वहाँ के सभी लोग ये भी सोच कर डरने लगे कि अगर हमारी प्रिंसेस की शादी एक इंसान के साथ में कर दी गई तो हमारे हाथ से वो अंगूठी भी चली जाएगी, जिससे कि हम यहाँ पर कमजोर पड़ जाएंगे। और इसी की वजह से वहाँ पर जितने
जितने भी एल्फ थे वो सभी उस इंसान को पसंद नहीं करते थे। लेकिन प्रिंसेस को तो वहाँ पर उस आदमी से इतना ज्यादा प्यार होता है कि वो उस आदमी के साथ में भागकर शादी कर लेती है। पर फिर आगे जाकर वो आदमी हमारी प्रिंसेस को छोड़कर अचानक से कहीं पर गायब हो जाता है, जिससे कि अब वहाँ के सारे एल्फ बहुत ही ज्यादा खुश होने लग जाते हैं क्योंकि अब उनको अंगूठी किसी को भी नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन प्रिंसेस तो वहाँ पर सभी लोगों से बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है क्योंकि सभी लोग तो वैसे भी उस इंसान को पसंद नहीं करते थे। इसलिए प्रिंसेस को वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि सभी लोगों ने उस इंसान को मारकर कहीं पर गायब कर दिया है, जिससे कि अब वो प्रिंसेस अपने राज्य को छोड़कर जाने का फैसला करती है। पर वो इसी के साथ अपने राज्य को एक श्राप भी देती है कि अगर आगे जाकर कोई भी प्रिंसेस किसी से भी शादी करके उसको अपनी अंगूठी देती है तो तुरंत ही वहाँ पर एवेस किंग का हमला होगा, जिससे कि वो राज्य वहाँ पर पूरी तरह से तबाह हो जाएगा, जिससे कि अब सभी लोग वहाँ पर उस श्राप से डरने लग जाते हैं। पर तभी हमारी प्रिंसेस के मॉम डैड उस अंगूठी को पहनकर एक बलिदान देने का फैसला करते हैं और हमारे राज्य के चारों तरफ एक शील्ड बना देते हैं, जिससे कि कोई भी हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकता है। पर ऐसा करने की वजह से हमारी प्रिंसेस के मॉम डैड पत्थर में बदल जाते हैं। लेकिन पत्थर में बदलने से पहले प्रिंसेस के मॉम डैड उससे एक वादा कराते हैं कि तुम कभी भी इस राज्य से बाहर नहीं जाओगी और किसी के साथ में भी शादी नहीं करोगी। और इसी की वजह से हमारी प्रिंसेस को यहाँ पर राज्य से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है और वो यहाँ पर शादी भी नहीं करना चाहती है। फिर उसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर दादाजी सातों से आकर कह रहे होते हैं कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो सातों उनसे पूछता है कि अभी तक तो हमने यहाँ पर उस रिंग को भी नहीं लिया है, तो हम ऐसे ही यहाँ से खाली हाथ कैसे जा सकते हैं। जिस पर दादाजी उसको बताते हैं कि हमें यहाँ से जल्द निकलना चाहिए क्योंकि यहाँ पर कभी भी एवेस किंग का हमला हो सकता है। और रही बात उस रिंग की, तो हम लोग उसको लेने के लिए बाद में वापस आ जाएंगे क्योंकि यहाँ से रिंग लेने में तो बहुत ही ज्यादा टाइम लगने वाला है और हमारे पास में ज्यादा टाइम नहीं है। तो तब तक हम लोग बाकी रिंग्स को जाकर इकट्ठा कर लेते हैं, जिससे कि अगर एवेस किंग का हमला हुआ भी तो तुम उसको रोक सको। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी वहां से जाने लग जाते हैं और जेट इन सभी को देखकर सोच रहा होता है कि अच्छा हुआ ये सभी लोग यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन तभी वहां पर एक आदमी भागते हुए आकर जेट को बताने लग जाता है कि एवेस किंग की सेना हमारे ऊपर हमला करने के लिए आ रही है, जिसको सुनकर तो जेट वहां पर शॉक हो जाता है और बहुत ही ज्यादा डर जाता है। फिर उसके बाद हम दूसरी तरफ एवेस किंग की सेना को देखते हैं जो कि उस राज्य की शील्ड को तोड़ने की कोशिश कर रही होती है और उसको तोड़ने में कामयाब भी हो जाती है, जिससे कि अब एवेस किंग की सभी सेना उस राज्य के ऊपर हमला करने के लिए अंदर जाने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम सातों को देखते हैं जो कि इस राज्य से बाहर जा रहा होता है। पर तभी दादाजी वहां पर देखते हैं कि बहुत सारे मॉन्स्टर्स उस शील्ड को तोड़कर अंदर आ रहे हैं और इसको देखने के बाद में तो वहां पर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, जहां पर सातों कहने लग जाता है कि ये शील्ड तो बहुत ही ज्यादा मजबूत थी, पर अब ये सभी मॉन्स्टर्स इसको तोड़कर अंदर कैसे आ रहे हैं। जहां पर वो मॉन्स्टर्स तो राज के महल पर हमला करने के लिए जा रहे होते हैं, जिससे कि दादाजी अब सातों से कहते हैं कि वहां पर तो वो रिंग भी रखी हुई है, तो हमें यहाँ पर कुछ भी करके उस रिंग को बचाना होगा। जिससे कि अब सातों वहां पर अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए हीमे को किस करने लग जाता है। वहीं हम दूसरी तरफ सभी मॉन्स्टर्स को देखते हैं जो कि राज्य में हर तरफ तबाही मचाना चालू कर दिए होते हैं। जहाँ पर ये सब कुछ वो मिस्टीरियस लेडी भी देख रही होती है और वो तुरंत ही जाकर प्रिंसेस को बाहर की सारी हालात बताती है। पर प्रिंसेस वहाँ पर कहती है कि मुझे इस बारे में कोई भी चिंता नहीं है क्योंकि मेरा भाई बाहर सब कुछ ठीक कर देगा। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एवेस किंग का जो नाइट होता है वो उस रिंग तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। और जैसे ही वो उस रिंग को लेने के लिए आगे जाता है तभी वहाँ पर जेट आकर उस नाइट के ऊपर हमला कर देता है। पर वो नाइट वहाँ पर बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है जो कि वहाँ पर बहुत ही आसानी से जेट के अटैक को रोक लेता है और फिर अपने एक ही अटैक से जेट को दूर फेंक के उसको वहाँ पर हरा देता है। लेकिन अभी भी जेट वहाँ पर हार मानने को तैयार नहीं होता है और वापस से लड़ने के लिए खड़ा होने लग जाता है। पर तभी वो नाइट वहाँ पर अपना एक बहुत ही खतरनाक हमला जेट के ऊपर करता है, जिससे कि अब जेट का खेल वहाँ पर खत्म ही होने वाला होता है कि तभी वहाँ पर सातों आकर उस अटैक को रोकता है। और सातों को वहाँ पर देखकर जेट उससे पूछने लग जाता है कि तुम तो यहाँ से चले गए थे तो तुम यहाँ पर वापस क्यों आए। जिस पर सातों भी उससे कहता है कि मैं इस दुनिया का नया रेन किंग हूँ, इसलिए मेरा यहाँ पर फर्ज बनता है कि मैं इस दुनिया और सभी अंगूठियों की रक्षा करूँ। और फिर वो उस नाइट से भी कहने लग जाता है कि मैं तुमको पिछली बार तो नहीं हरा पाया था, पर अब की बार मैं तुमको यहाँ पर हरा दूंगा क्योंकि अब तो मैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन गया हूँ। और ऐसा ही कहते हुए वो वहाँ पर हीमे की तरफ देख रहा होता है, जिससे कि हीमे वहाँ पर शर्माने लग जाती है क्योंकि हम सभी को यहाँ पर पता है कि सातों को पावर्स पाने के लिए सभी प्रिंसेस के साथ में कुछ न कुछ करना पड़ेगा। अब उसके बाद हम देखते हैं कि सातों उस नाइट का
मुकाबला करने के लिए जाता है, पर वो नाइट उसको बहुत ही आसानी से हरा देता है। वहीं हीमे भी जेट की चोटों पर पट्टियां बांधने लग जाती है और उससे कहती है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, सातो हमें यहाँ पर बचा लेगा। जिस पर जेट भी वहाँ पर जोश में आ जाता है और कहने लग जाता है कि मैं भी यहाँ पर अपनी बहन की पूरी पूरी रक्षा करूंगा। पर वहीं पे उस नाइट और सातो की लड़ाई में तो सातो बहुत ही बुरी तरह से हार रहा होता है, क्योंकि अभी तो सातो के पास में यहाँ पर सिर्फ एक रिंग की पावर है जो कि उस नाइट को हराने के लिए पूरी नहीं है। तो अब इसको देखने के बाद में हीमे तुरंत ही वहाँ से भागकर उस प्रिंसेस के रूम के बाहर जाती है और प्रिंसेस से उस लड़ाई के लिए मदद मांगने लग जाती है। वहीं हमें दूसरी तरफ लड़ाई की जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर वो मिस्टीरियस लेडी आकर सभी को बताने लग जाती है कि हीमे हमारी प्रिंसेस से मदद मांगने के लिए गई है, तो तब तक हमें यहाँ पर मिलकर इस नाइट को संभालना होगा। जहाँ पर दूसरी तरफ हीमे प्रिंसेस से कह रही होती है कि हम लोग तुम्हारी मदद के बिना इस लड़ाई को जीत नहीं सकते हैं, तो तुम जल्दी से जाकर वहाँ पर सातो से शादी कर लो, जिससे कि सातो को दूसरी रिंग की भी पावर्स मिल जाएंगी और इसकी वजह से हम यहाँ पर उस लड़ाई को जीत सकते हैं और उस नाइट को हरा सकते हैं। पर वो प्रिंसेस वहाँ पर कहने लग जाती है कि मुझे माफ कर देना, पर मैं इस लड़ाई में तुम सभी की कोई भी मदद नहीं कर सकती हूँ। मेरे मॉम डैड ने उस रिंग को पहनकर हमारे राज्य के चारों तरफ उस शील्ड को इसलिए बनाया था ताकि आगे जाकर मुझे उस रिंग को ना पहनना पड़े और किसी से भी शादी ना करना पड़े, तो इसीलिए मैं यहाँ पर अपने मॉम डैड के बलिदान को वेस्ट नहीं कर सकती हूँ। जिस पर हीमे उससे कहती है कि तुम्हारे मॉम डैड ने इस राज्य को बचाने के लिए चारों तरफ शील्ड लगाई थी, पर वो शील्ड यहाँ पर टूट गई है और मॉन्स्टर्स ने इस राज्य के ऊपर हमला कर दिया है, और अगर तुमने यहाँ पर हमारी मदद नहीं की तो इससे भी तो तुम्हारी मॉम डैड का बलिदान वेस्ट चला जाएगा। जिसको सुनकर तो अब प्रिंसेस इस बारे में सोचने पर मजबूर हो जाती है। वहीं हीमे रोते हुए कहने लग जाती है कि सातो उस नाइट का मुकाबला करते हुए कमजोर पड़ रहा है, तो अगर हमने जल्दी ही वहाँ पर कुछ भी नहीं किया तो बहुत ही देर हो जाएगी। पर तभी वो प्रिंसेस वहाँ पर दरवाजा खोलती है और कहने लग जाती है कि क्या सच में यहाँ पर मैं तुम सभी की कोई भी मदद कर पाऊंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि हीमे और वो प्रिंसेस एक बहुत ही बड़ा सा हथौड़ा लेकर लड़ाई की जगह पर जाते हैं और अपनी बहन को वहाँ पर देखकर वो उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। लेकिन तभी हीमे और वो प्रिंसेस हथौड़ा लेकर मूर्ति की तरफ भागने लग जाते हैं और उसको तोड़ देते हैं, जिसको देखने के बाद में तो जेट वहाँ पर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और इसी की वजह से उस राज्य के चारों तरफ जो शील्ड लगी होती है वो भी गायब हो जाती है। पर तभी वो प्रिंसेस वहाँ पर उन दोनों अंगूठियों को उठाकर सातो की तरफ भागती है और सातो को वो रिंग पहनाने के बाद में उसको वहाँ पर बहुत ही जोरदार किस करती है, जिससे कि अब आखिरकार इन दोनों की शादी यहाँ पर हो गई होती है। लेकिन इसको देखकर जेट वहाँ पर बहुत ही ज्यादा डर रहा होता है और कहने लग जाता है कि तुम्हारे ऐसा करने की वजह से हमारे राज्य की जो चारों तरफ शील्ड लगी हुई थी वो हट गई है, तो इसका मतलब ये है कि एवेस किंग अब यहाँ पर कभी भी आकर हमारे राज्य के ऊपर हमला कर सकता है। जिस पर प्रिंसेस जेट से कहती है कि वैसे भी तो एवेस किंग की सेना हमारी शील्ड को तोड़कर हमारे ऊपर हमला करी है और उन सभी से ही हमें यहाँ पर नया रीन किंग बचाएगा और एवेस किंग को भी मारेगा। तभी हम देखते हैं कि प्रिंसेस और सातो मिलकर वहाँ पर दूसरी रिंग की पावर्स को भी एक्टिवेट करते हैं और इसकी वजह से वहाँ पर बहुत ही तेज रोशनी चमकने लग जाती है, जिससे कि वहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं वो सभी खत्म हो जाते हैं और उस तेज रोशनी की वजह से वहाँ पर उस नाइट को भी बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। अब उसके बाद सातो वहाँ पर उस नाइट के ऊपर हमला करने के लिए जाता है और उस दूसरी रिंग की पावर्स की मदद से सातो वहाँ पर उस नाइट को हराने में कामयाब हो जाता है। पर अब इतनी ज्यादा पावर्स को यूज करने की वजह से सातो वहाँ पर बेहोश भी हो जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जब सातो को वहाँ पर होश आता है तो वो अपने सामने प्रिंसेस और हीमे को पाता है। तभी वहाँ पर दादाजी भी आते हैं जो कि सातो से कहते हैं कि तुमसे यहाँ पर कोई मिलना चाहता है। अब तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि एक लेडी एल्फ आकर सातो से कहने लग जाती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही हमारा राज्य अभी तक सुरक्षित है। जिसके बाद अब दादाजी बताते हैं कि ये वही लड़की है जिसने कि पुराने जमाने में एक इंसान से प्यार करके उसके साथ में भाग गई थी और जब वो इंसान इनको छोड़कर अचानक से कहीं पर गायब हो गया था तब इन्होंने ही इस राज्य को श्राप दिया था। लेकिन इस बात को जानने के बाद में सातो वहाँ पर गुस्सा करने लग जाता है और उस लड़की से पूछता है कि आखिरकार अब तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो। तो वो लड़की बताती है कि वही वो एवेस किंग की नाइट थी जो कि इस राज्य के ऊपर हमला कर रही थी और तभी वो मिस्टीरियस लेडी भी वहाँ पर एक ब्लैक रिंग सातो को दिखाते हुए उसको बताती है कि इसी रिंग की वजह से एवेस किंग इस लड़की के ऊपर कंट्रोल करके इसको एक नाइट बना दिया था और सबके ऊपर हमला करवा रहा था। जिसके बाद अब वो लड़की भी वहाँ पर अपनी कहानी बताने लग जाती है और कहती है कि मैं जिस इंसान से प्यार करती थी जब वो मुझे छोड़कर कहीं पर अचानक से गायब हो गया था तब मैंने इस राज्य
राज्य को छोड़ने का फैसला कर दिया था और मैं कभी भी इस राज्य में वापस नहीं आना चाहती थी। पर इसी बात का फायदा उठाकर एवेस किंग मेरे पे कंट्रोल पाने में कामयाब हो गया और मुझे वो ब्लैक रिंग पहना के एक नाइट में बदलकर अपनी सेना में शामिल कर लिया। अब ये सब कुछ जानने के बाद में सातो वहाँ पर सोचने लग जाता है कि क्या एवेस किंग इतना ताकतवर है कि वो किसी को भी अपने कंट्रोल में कर सकता है, जिससे कि अब वो मिस्टीरियस लेडी वहाँ पर बताती है कि पिछली बार जब पिछले रीन किंग ने एवेस किंग से लड़ाई की थी तब उसने एवेस किंग को हराने के बाद में उसकी फिजिकल फॉर्म को नष्ट कर दिया था। पर अभी भी एवेस किंग की आत्मा एक जगह पर कैद है, लेकिन लगातार वो अभी भी सभी को कंट्रोल करके अपनी सेना को बढ़ा रहा है। जिस पर अब सातो भी वहाँ पर खड़ा होकर कहने लग जाता है कि मुझे जल्द से जल्द बाकी सभी रिंग्स को भी इकट्ठा करके एवेस किंग को हराना होगा। पर सातो वहाँ पर अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ होता है, इसलिए वो बेहोश होकर वहाँ पर गिरने वाला होता है कि तभी हीमे वहाँ पर उसको पकड़ लेती है और तभी वो मिस्टीरियस लेडी सातो को बताने लग जाती है कि तुमने अपनी रिंग किंग की पावर्स कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल कर ली है, जिससे कि तुम वहाँ पर कमजोरी की वजह से मारे भी जा सकते थे। पर ये दोनों प्रिंसेस यहाँ पर तुमसे इतना ज्यादा प्यार करती हैं कि तुम इन दोनों की प्यार की वजह से वहाँ पर बच गए। जहाँ पर तभी सातो को भी याद आता है कि अब तो यहाँ पर उसकी दो वाइफ हो गई हैं। और तभी प्रिंसेस वहाँ पर सातो से कहती है कि यहीं पास में एक बहुत ही बढ़िया सा हॉट स्प्रिंग है, तो क्यों ना हम दोनों वहाँ पर जाकर एक साथ में नहाएं, जिससे कि तुम्हारी सारी थकावट भी दूर हो जाएगी। अब प्रिंसेस को यहाँ पर इतना खुश देखकर सातो वहाँ पर इसके लिए मना नहीं कर पाता है। फिर उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि सातो अपनी दोनों बीवियों के साथ में हॉट स्प्रिंग में नहा रहा होता है। वहीं प्रिंसेस हीमे से पूछती है कि मैं तो बचपन से ही अपने महल से बाहर नहीं निकली थी, इसीलिए मुझे बाहर के बारे में कुछ भी नहीं पता है। और अब क्योंकि सातो यहाँ पर मेरा हस्बैंड है, तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि एक हस्बैंड और वाइफ क्या क्या करते हैं? जिस पर प्रिंसेस हीमे से कहती है कि मैं तुमको यहाँ पर ये सब कुछ जरूर सिखाऊंगी। अब तभी वहाँ पे वो मिस्टीरियस लेडी भी उन सभी के साथ में नहाने के लिए आ जाती है और कहने लग जाती है कि मुझे लगा था कि तुम सभी मिलकर यहाँ पर वो सब कुछ कर रहे होगे, इसीलिए मैं भी यहाँ पर ये सब कुछ देखने के लिए आ गई, क्योंकि मुझे ये देखना था कि दूसरे दुनिया के लोग वो सब कुछ कैसे करते हैं। जहाँ पर अब हीमे प्रिंसेस को सिखाने के लिए सातो के कुछ ज्यादा ही नजदीक जाने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि पहले के जमाने में यहाँ की क्वीन रह चुकी है, जो कि वहाँ पर दादाजी से पूछ रही होती है कि जो लड़का मुझे छोड़कर अचानक से गायब हो गया था, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो मुझे कहाँ पर मिलेगा? तो दादाजी उसे एक लॉकेट देते हुए कहते हैं कि ये तुम्हें उस लड़के के पास पहुँचा देगा। फिर उसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर सातो अपने साथियों के साथ में अगली रिंग ढूंढने के लिए उस राज्य से जा रहा होता है। तभी वहाँ पर प्रिंसेस आती है और कहती है कि मैं भी यहाँ पर तुम सभी के साथ में चलना चाहती हूँ, जिसके लिए सातो भी वहाँ पर तैयार हो जाता है। पर फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि सातो प्रिंसेस के साथ में मजे कर रहा होता है और हीमे साइड में खड़े होकर ये सब कुछ देखकर जेलस फील कर रही होती है। लेकिन तभी हीमे नींद से उठ जाती है और उसको पता चलता है कि ये सब कुछ एक सपना था। जिसके बाद अब वो उठकर वहाँ पर सभी के पास में जाती है, जहाँ पर मार्स दादाजी से पूछ रहा होता है कि अब हमें अगली अंगूठी कौन से राज्य में मिलेगी। वहीं जब प्रिंसेस खाना खा रही होती है तो उसका खाना खाते वक्त मुंह जल जाता है, तो अब सातो उसके पास में जाकर उसका ख्याल रखने लग जाता है। लेकिन ये सब कुछ देखकर तो हीमे वहाँ पर जेलस फील करने लग जाती है और सोचती है कि पिछले कुछ समय से सातो बहुत ही ज्यादा प्रिंसेस के साथ में रहने लगा है और उसका बहुत ही ज्यादा ख्याल रखने लगा है, इसलिए अब हीमे को वहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तो अब हीमे सातो को उसके लिए खाना निकालने के लिए कहती है, लेकिन तभी सातो कहता है कि मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, इसलिए तुम अपना खाना खुद ही निकाल लो। पर इस पे हीमे को वहाँ पर बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, इसलिए वो रोते हुए वहाँ से भागने लग जाती है। लेकिन तभी सातो वहाँ पर खड़ा होता है और हीमे का हाथ पकड़ के उसको रोकता है। पर तभी उन सभी के सामने वहाँ पर अचानक से एक पूरा शहर आ जाता है, जिसको देखकर हीमे और सातो को वहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार ये चीज यहाँ पर है क्या। पर तभी दादाजी वहाँ पर बताते हैं कि आज का दिन तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा लकी है, क्योंकि यही वो शहर है जिसमें कि हमें हमारी अगली अंगूठी मिलेगी। और क्योंकि ये शहर हमेशा ही चलता रहता है, इसलिए इसको ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अभी तो ये शहर हम सभी के सामने ही आ गया है, तो हमें इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए, वरना बाद में इस शहर को ढूंढने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगी। तभी दादाजी वहाँ पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि हम इस शहर के अंदर जाना चाहते हैं, जिससे कि अब उस शहर की दीवार से सीढ़ियाँ नीचे आती हैं। पर इसको देखकर प्रिंसेस वहाँ पर डर रही होती है, क्योंकि उसको यहाँ पर ऊंचाई से डर लगता है और वो यहाँ पर इतनी ऊंची सीढ़ियाँ चढ़कर उस शहर में नहीं जा सकती है। जिस पर सातो उससे कहता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी गोदी में उठाकर इस शहर पर लेकर जाऊंगा। और इसको सुनकर हीमे वहाँ पर जेलस फील करने लग जाती है और सातो से कहती है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं इसको ऊपर लेकर जाऊंगी। अब फिर हम उसके
बाद देखते हैं कि वो सभी सीढ़ियां चढ़कर उस शहर के अंदर जाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है। लेकिन तभी सातो वहां पर ध्यान देता है कि हीमे और प्रिंसेस यहाँ से गायब हैं। जहाँ पर हीमे और प्रिंसेस तो अकेले ही इस शहर को घूम रहे होते हैं और यहाँ के नजारों में खो गए होते हैं। पर तभी वो दोनों वहाँ पर ध्यान देते हैं कि वो दोनों तो यहाँ पर सभी को पीछे छोड़कर अकेले ही आगे आ गए हैं, जिससे कि प्रिंसेस वहाँ पर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वहाँ पर उल्टियाँ करने लग जाती है। वहीं पर अभी मैं वहाँ के लोगों को देखकर कहने लग जाती है कि यहाँ के लोग कितने ही ज्यादा प्यारे हैं और इन सभी के कान तो यहाँ पर मुझे बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहे हैं, जिससे कि वो प्रिंसेस हीमे से कहने लग जाती है कि मेरे कान भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा क्यूट हैं और ये सभी लोग तो यहाँ पर मुझे बहुत ही ज्यादा डरावने लग रहे हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि उन दोनों से कहने लग जाती है कि अगर तुम दोनों यहाँ पर खो गए हो तो तुम दोनों एरिना पे जाकर वेट कर सकते हो। वहीं दूसरी तरफ अब सातो भी अपनी दोनों बीवियों के खो जाने की वजह से बहुत ही ज्यादा घबरा रहा होता है। जहाँ पर मार्स वहाँ की दो लड़कियों से पूछ रहा होता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि इस शहर की प्रिंसेस मुझे कहाँ पर मिलेगी। जिस पर वो दोनों लड़कियां उससे कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम भी यहाँ पर हमारी प्रिंसेस से शादी करने के लिए आए हो। और इस बात को सुनकर वहाँ पर तीनों ही शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर और भी बहुत सारे लोग यहाँ की प्रिंसेस से शादी करने के लिए आए थे। वहीं दूसरी तरफ हम हीमे और प्रिंसेस को देखते हैं जो कि उस लड़की के कहे मुताबिक उस जगह पर आकर वेट करने लग जाते हैं जहाँ पर खाना खाते वक्त प्रिंसेस के गाल पर खाना लग जाता है। तो हीमे उसको वहाँ पर अपने हाथों से साफ करती है, जिस पर प्रिंसेस वहाँ पर कहने लग जाती है कि तुम और सातो बिल्कुल एक जैसे हो। मैं जब भी तुम दोनों के साथ में यहाँ पर रहती हूँ तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। जिसके बाद अब वो दोनों वहाँ पर और भी ज्यादा बातें करने लग जाते हैं कि तभी एक आदमी वहाँ पर ऊपर से नीचे आकर गिरता है, जिसको देखकर तो अब हीमे और प्रिंसेस वहाँ पर डर जाते हैं। और तब तक वहाँ पर सातो भी आ जाता है। तो फिर अब वो सभी लोग एक साथ मिलकर वहाँ की प्रिंसेस के पास जाते हैं, जहाँ पर वो प्रिंसेस तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर होती है और सभी के साथ में मुकाबला करके सभी को बहुत ही आसानी से हरा देती है। और इसको देखने के बाद में तो सातो वहाँ पर शॉक हो गया होता है, जहाँ पर वो प्रिंसेस कह रही होती है कि अब मुझसे अगला मुकाबला करने के लिए कौन आ रहा है। जहाँ पर इस प्रिंसेस का नाम ग्रेनेट है, जो कि वहाँ पर सातो के हाथ में उन दोनों अंगूठियों को देखकर उसको पहचान जाती है कि तुम ही नए रीन किंग हो जो कि एवेस किंग को हराना चाहते हो और तुम यहाँ पर मुझसे शादी करने के लिए आए हो। पर अगर तुम्हें मुझसे यहाँ पर शादी करनी है तो तुम्हें मुझे हराना होगा, क्योंकि मैं उसी से यहाँ पर शादी करूंगी जो कि मुझसे बहुत ही ज्यादा ताकतवर होगा। और ऐसा कहते ही ग्रेनेट वहाँ पर सातो के ऊपर हमला कर देती है, जहाँ पर सातो पहले तो उसके अटैक से बच जाता है, पर फिर दूसरे अटैक से सातो वहाँ पर नहीं बच पाता है और उससे हार जाता है। जिससे कि अब ग्रेनेट कहने लग जाती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि नया रीन किंग इतना ज्यादा कमजोर होगा और मुझे तो यहाँ पर ऐसा नहीं लगता है कि तुम यहाँ पर एवेस किंग को हरा भी पाओगे या नहीं। और अगर तुम्हें यहाँ पर मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें ताकतवर बन के मुझे हराना होगा। जिसके बाद हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर सातो मार्स के साथ में ट्रेनिंग कर रहा होता है, पर वो वहाँ पे मार्स से बार बार हार रहा होता है, जहाँ पर वो अपना एक भी अटैक मार्स के ऊपर नहीं कर पाता है। अब उसके बाद वहाँ पर लंच टाइम हो जाता है और जो आदमी वहाँ पर सभी को खाना देने के लिए आया होता है वो बताने लग जाता है कि जो कोई भी हमारी प्रिंसेस को हराएगा हमारी प्रिंसेस उसी से शादी करेगी। पर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इस शहर में ऐसा कोई भी आदमी है जो कि हमारी प्रिंसेस को हरा सकता है। तो फिर इसीलिए हमने बहुत सारे शहरों से भी आदमियों को बुलाया था जो कि हमारी प्रिंसेस को हरा सके, पर उनमें से भी कोई हमारी प्रिंसेस को नहीं हरा सका था। जिसको सुनने के बाद तो सातो को वहाँ पर शक होने लगता है कि वो यहाँ पर उस प्रिंसेस को हरा भी पाएगा या नहीं। तभी दादाजी भी उसको बताते हैं कि वो प्रिंसेस वहाँ पर तुमसे बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, तो अगर तुम उससे सैकड़ों बार भी मुकाबला करोगे तब भी तुम उसको नहीं हरा पाओगे। और इसको सुनकर तो सातो वहाँ पर शॉक हो गया होता है और कहने लग जाता है तो फिर आखिरकार मैं यहाँ पर इतनी प्रैक्टिस ही क्यों कर रहा हूँ। जिस पर दादाजी उसको बताते हैं कि तुम ऐसे तो यहाँ पर ग्रेनेट को नहीं हरा सकते हो, पर तुम भूल रहे हो कि तुम नए रिंग किंग हो जिसके पास में अभी 2 रिंग की पावर्स है, तो तुम रिंग की पावर्स को यूज करके ग्रेनेट को हरा सकते हो। जिस पर सातो वहाँ पर कहने लग जाता है कि लड़ाई के बीच में मैजिक यूज करना ये तो चीटिंग होगी। पर तभी जो वहाँ पे खाना देने वाला आदमी होता है वो कहता है कि ये बिल्कुल भी चीटिंग नहीं होगी, तुम अगर अपनी मैजिक पावर्स को यूज करके भी हमारी प्रिंसेस को हरा सकते हो तब भी वो तुमसे शादी कर लेंगी। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सातो ग्रेनेट का एक मुकाबला देखने के लिए जाता है, जहाँ पर ग्रेनेट तो हमेशा की तरह ही अपने एक ही अटैक से अपने अपोनेंट को हरा देती है। और इसको देखकर तो सातो वहाँ पर बिल्कुल ही उम्मीद खो देता है कि वो कभी ग्रेनेट को हरा भी पाएगा या नहीं। अब उसके बाद वो एक जगह पर जाकर उदास होकर बैठ जाता है कि तभी वहाँ पर हीमे आती है जो कि सातो को वहाँ पर इतना ज्यादा उदास देखकर उसका मूड ठीक करने का तय करती है और उसको अपनी गोदी में सोने के लिए कहती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सातो भी वहाँ पर ठीक वैसा ही करता है और फिर वो दोनों
वहाँ पर बातें करने लग जाते हैं। वहीं प्रिंसेस भी छुपकर ये सब कुछ देख रही होती है और बहुत ही ज्यादा जेलस फील कर रही होती है। फिर उसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर सातो ग्रेनेड को मुकाबले में हराने के लिए बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग कर रहा होता है और धीरे धीरे करके सातो यहाँ पर इतना ज्यादा ताकतवर हो गया होता है कि जब वो मार्स के साथ में ट्रेनिंग कर रहा होता है तो मार्स यहाँ पर सातो की ताकत को देखकर हैरान हो गया होता है कि इतने कम समय में सातो इतना ज्यादा ताकतवर हो गया है, जिससे कि सातो वहाँ पर मार्स से पूछने लग जाता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं यहाँ पर ग्रेनेड को हरा सकता हूँ। लेकिन इस पर मार्स उससे कहने लग जाता है कि मुझे यहाँ पर ऐसा नहीं लगता है कि तुम अभी भी ग्रेनेड को हरा सकते हो, क्योंकि वो यहाँ पर तुमसे बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और अगर तुम यहाँ पर उससे सैकड़ों बार भी मुकाबला करोगे तब भी उसको नहीं हरा पाओगे। जहाँ पर हीमे भी ये सब कुछ देख रही होती है और इस बात को जानकर बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। फिर उसके बाद हम उस दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर ग्रेनेड और सातो का मुकाबला होने वाला होता है। वहीं उस शहर के लोग भी इस मुकाबले को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, लेकिन हीमे यहाँ पर सातो के लिए चिंता कर रही होती है क्योंकि उसको पता होता है कि वो यहाँ पर ग्रेनेड को हरा नहीं पाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम एक सिपाही को देखते हैं जो कि रीन किंग बनने के लिए ग्रेनेड से मुकाबला कर चुका है पर वो उससे हार गया था। तो इसी वजह से ये सिपाही यहाँ पर बहुत ही ज्यादा दुखी होता है, लेकिन तभी उसको अपने सामने एक ब्लैक कलर की रिंग दिखती है जो कि यहाँ पर एवेस किंग की एक रिंग होती है और वो यहाँ पर उस सिपाही को अपनी सेना में शामिल होने के लिए कह रहा होता है। तो फिर अब वो सिपाही भी वहाँ पर एवेस किंग की सेना में शामिल होने के लिए तैयार हो जाता है और उस रिंग को ले लेता है। वहीं अब हम देखते हैं कि सातो और ग्रेनेड के बीच में मुकाबला स्टार्ट होने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर वही सिपाही आ जाता है और बस सीधा ही जाकर सातो के ऊपर वहाँ पर हमला कर देता है। पर तभी ग्रेनेड वहाँ पर उस सिपाही को रोकती है और सातो को वहाँ पर बचाती है, जिससे कि अब वो सिपाही भी वहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर वो वहाँ पर एवेस किंग की रिंग्स की पावर्स को यूज करके वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स को बुला लेता है। तो फिर अब वहाँ के सिपाही उन सभी मॉन्स्टर्स से मुकाबला करने लग जाते हैं और कुछ सिपाही वहाँ के सभी लोगों को सुरक्षित बाहर भेज रहे होते हैं। वहीं अब ग्रेनेड भी बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है और उस सिपाही को देखकर कहने लग जाती है कि आखिरकार मुझे अपनी टक्कर का बंदा मिल गया। जिसके बाद अब वो सीधा जाकर उस सिपाही के ऊपर हमला करने लग जाती है, पर उसके हमले से उस सिपाही को वहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। जहाँ पर अब सातो भी उस सिपाही के ऊपर हमला करने के लिए जाता है, पर वो सिपाही अब यहाँ पर एवेस किंग की रिंग को पाने के बाद में बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन गया होता है, इसलिए सातो वहाँ पर उस सिपाही का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है। उल्टा वो सिपाही वहाँ पर सातो को एक बहुत ही जोरदार अटैक मारता है, जिससे कि अब ग्रेनेड वहाँ पर सातो के पास में आकर उससे कहने लग जाती है कि तुम इस सिपाही का मुकाबला मत करो, तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, तो तुम जल्द ही यहाँ से भाग जाओ, मैं इस सिपाही को यहाँ पर अकेले ही संभाल लूंगी। लेकिन इस पर सातो उससे कहने लग जाता है कि ये सिपाही यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और इस पर तुम्हारे अटैक्स का कोई भी असर नहीं हो रहा है। तो ग्रेनेड उससे कहती है कि चाहे यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं यहाँ पर कभी भी हार नहीं मानने वाली हूँ और तुम यहाँ पर हमारे मेहमान हो लेकिन बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, इसलिए तुम्हारी रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। जिसको सुनने के बाद में तो सातो वहाँ पर गुस्से में आ जाता है और कहने लग जाता है कि भले ही मैं इतना ज्यादा ताकतवर नहीं हूँ, पर मैं यहाँ का रीन किंग हूँ और मेरे पास में यहाँ पर रिंग्स की पावर्स हैं, तो मैं यहाँ पर इन सभी रिंग्स का यूज करके इस सिपाही को जरूर हरा सकता हूँ। लेकिन इस पर ग्रेनेड उससे कहती है कि तुम मुझे तो यहाँ पर हरा नहीं पाए तो इस सिपाही को यहाँ पर क्या ही हराओगे। पर अब तो यहाँ पे सातो के ईगो पर बात आ गई होती है, इसलिए वो यहाँ से पीछे हटने का सोच भी नहीं रहा होता है। जिसके बाद वो अपनी रिंग्स को सिपाही को दिखाते हुए कहने लग जाता है कि तुम यहाँ पर इन सभी रिंग्स को ही लेने के लिए यहाँ पर आए हो, तो जल्दी से यहाँ पर आकर मेरा मुकाबला करो और मुझे हराने के बाद मुझसे ये सभी रिंग्स ले जाना। जहाँ पर अब वो सिपाही भी अपनी पूरी पावर्स को यूज करके सातो के ऊपर वहाँ पर हमला करने के लिए आगे जाता है, लेकिन तभी सातो वहाँ पर अपनी एक रिंग की पावर्स को यूज करके उस सिपाही को वहाँ पर रोकता है और फिर दूसरी रिंग्स की पावर्स को यूज करके उस सिपाही को बहुत ही जोरदार अटैक मारता है, जिससे कि एवेस किंग की जो रिंग उस सिपाही ने पहनी होती है वो उसके हाथों से बाहर निकल जाती है और सातो वहाँ पर उस सिपाही को हराने में कामयाब हो जाता है। जहाँ पर ग्रेनेड सातो की इतनी ज्यादा पावर्स को देखकर हैरान हो जाती है और उससे कहने लग जाती है कि मुझे माफ करना, मैंने तुमको यहाँ पर कम समझा था। भले ही तुम यहाँ पर शरीर से ताकतवर नहीं हो, पर तुम यहाँ पर रिंग्स की पावर्स को बहुत ही अच्छे से यूज कर सकते हो, इसलिए तुम ही यहाँ के नए रिंग किंग बनने के काबिल हो और मैं यहाँ पर तुमसे शादी करके तुम्हें यहाँ पर अपनी रिंग देने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन इस पर सातो वहाँ पर मना करने लग जाता है और कहने लग जाता है कि मुझ पर दया करने की कोई भी जरूरत नहीं है और वैसे भी हमारा मुकाबला तो यहाँ पर बीच में ही रह गया था, इसलिए मैं तुमको यहाँ पर हराने के बाद में ही तुमसे शादी करूंगा और
तुम्हारी रिंग को लेऊंगा। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि उन दोनों का मुकाबला वहां पर वापस से स्टार्ट होता है, लेकिन इस पर सातो वहां पर ग्रेनेड के सामने टिक नहीं पा रहा होता है और बहुत ही ज्यादा पिट रहा होता है। वहीं अब इसको देखकर हीमे भी वहां पर रोने लग जाती है और सोच रही होती है कि आखिरकार जब ग्रेनेड सातो से शादी करने के लिए तैयार हो गई थी तो फिर भी सातो यहाँ पर फालतू में ग्रेनेड से मुकाबला क्यों कर रहा है। वहीं हम देखते हैं कि सातो अपने मुकाबले में अपनी रिंग्स की पावर्स को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर रहा होता है और इसी की वजह से वो यहाँ पर ग्रेनेड से हार रहा होता है, वरना वो कब का यहाँ पर ग्रेनेड को हरा देता। तो इसीलिए अब ग्रेनेड सातो से पूछने लग जाती है कि तुम आखिरकार यहाँ पर अपनी रिंग्स की पावर्स को यूज क्यों नहीं कर रहे हो। जिस पर सातो उससे कहने लग जाता है कि मैं इस मुकाबले में यहाँ पर चीटिंग करके तुमको नहीं हराना चाहता हूँ, क्योंकि इस मुकाबले का रूल है कि हमें इस मुकाबले में अपनी किसी भी मैजिकल पावर्स को यूज नहीं करना है। तो इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर अपनी शरीर की ताकत से ही हरा कर तुमसे शादी करूंगा। वहीं हीमे भी अब वहाँ पर सातो से कहने लग जाती है कि अगर तुम यहाँ पर ग्रेनेड को हरा दोगे तो तुम मेरे साथ में कुछ भी कर सकते हो। जिसको सुनने के बाद में तो सातो को वहाँ पर और भी ज्यादा जोश आने लग जाता है, पर तभी सातो वहाँ पर अचानक से एक अलग ही जगह पर चला जाता है जहाँ पर उसको किसी की आवाज सुनाई दे रही होती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि पिछला रिन किंग होता है, जो कि यहाँ पर सातो से कह रहा होता है कि तुम बहुत ही बढ़िया लड़के हो और मैं तुम्हें यहाँ पर तुम्हारे इस मुकाबले को जीतने के लिए तुम्हारी मदद करूंगा। वहीं अब सातो भी नोटिस करता है कि उसकी रिंग्स में से ये आवाज आ रही है जो कि उसको ये सब बता रही है। तो फिर अब सातो भी उससे कहता है कि मैं इस मुकाबले में चीटिंग करके इस मुकाबले को जीतना नहीं चाहता हूँ। जिस पर वो आवाज सातो से कहने लग जाती है कि तुम इस मुकाबले में बिल्कुल भी चीटिंग नहीं कर रहे हो, तुम इस मुकाबले में बिल्कुल भी अपनी मैजिकल पावर्स का यूज नहीं करोगे बल्कि अपनी शरीर की ताकत से ही लड़ोगे, पर बस मैं तुमको यहाँ पर इस मुकाबले में थोड़ा बहुत गाइड करने वाला हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि ग्रेनेड सातो के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ आने लग जाती है और वो यहाँ पर इतनी तेज होती है कि सातो को वहाँ पर वो दिख भी नहीं रही होती है। लेकिन तभी जब ग्रेनेड सातो के ऊपर हमला करने वाली होती है तभी वो आवाज उसको बता देता है कि ग्रेनेड कहाँ से हमला करने वाली है और इसी का फायदा उठाकर सातो वहाँ पर ग्रेनेड के ऊपर हमला करने में कामयाब हो जाता है और उसको वहाँ पर अपने एक ही अटैक से हरा देता है, जिससे कि ग्रेनेड भी वहाँ पर हैरान हो गई होती है कि आखिरकार उसको कोई कैसे हरा सकता है। और इसी की वजह से वो तुरंत ही वहाँ पर जाकर सातो को किस करती है और उसके साथ में शादी करने के बाद में उसको अपनी रिंग भी दे देती है, जिसको देखकर हीमे और प्रिंसेस वहाँ पर हैरान हो जाती है। और फिर ग्रेनेड वहाँ पर सातो से कहने लग जाती है कि अब हमारी शादी हो गई है तो फिर हम लोग तुरंत यहाँ से फटाफट चल के बहुत ही ढेर सारे बच्चे पैदा करते हैं। जिसको सुनने के बाद में तो वहाँ पर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी लोग मिलकर एक दूसरे शहर में अगली रिंग को लेने के लिए जाते हैं, जहाँ पर वो सभी लोग मिलकर उस शहर में घूमने लग जाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है। और तभी वहाँ पर एक अनजान लड़की उन सभी के पास में भागते हुए आती है और सातो को देखकर उससे कहने लग जाती है कि शायद तुम ही यहाँ के नए रिन किंग हो और मैंने यहाँ पर तुम्हारी बहुत सारी बातें सुनी है कि तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो। जहाँ पर सातो तो अपनी तारीफें सुनने के बाद में वहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है कि तभी वो लड़की वहाँ पर सातो को अचानक से जाकर किस कर देती है। और इसी के साथ हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि ये लड़की यहाँ पर और कोई नहीं बल्कि इसी शहर की प्रिंसेस होती है, जिसके पास में अगली रिंग होती है। और क्योंकि इसने यहाँ पर सातो को किस कर दिया होता है इसलिए इन दोनों के बीच में भी यहाँ पर शादी हो गई होती है। और इसी के साथ में उसने यहाँ पर अपनी रिंग भी सातो को पहना दी होती है, जिससे कि सातो भी वहाँ पर हैरान हो गया होता है कि इस रिंग को पाने के लिए तो मुझे बिल्कुल भी मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ा। वहीं अब वो लड़की भी अपना नाम सफीरा बताती है और बाकी 3 प्रिंसेस को देखने के बाद में कहने लग जाती है कि इन तीनों को देखकर तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मेरी इन तीनों के साथ में कभी भी दोस्ती नहीं होने वाली है। अब उसके बाद वो सातो से कहने लग जाती है कि क्योंकि हम दोनों की यहाँ पर शादी हो चुकी है इसलिए हमारे शहर की भी जिम्मेदारी तुम्हारे ही ऊपर है, तो तुम्हारा यहाँ पर फर्ज बनता है कि तुम इस शहर की सारी मुसीबतों को सॉल्व करोगे। तो जल्दी से तुम सभी मेरे साथ में आओ, हम सभी यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा बड़ी मुसीबत में है। जिस पर सातो वहाँ पर उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार मुझे यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार ये सब यहाँ पर हो क्या रहा है। तभी सफीरा उसको वहाँ पर बताने लग जाती है कि हमारा शहर यहाँ पर बहुत ही जल्द तबाह होने वाला है। अब तभी वहाँ पर कुछ सिपाही आकर सफीरा से कहने लग जाते हैं कि तुम्हें हमारे साथ में यहाँ से जल्द पैलेस चलना होगा। जिस पर सफीरा वहाँ पर सातो के पास में जाते हुए सबको बताने लग जाती है कि ये नया रिन किंग है और इसके साथ में मेरी यहाँ पर शादी हो गई है, तो इसीलिए अगर तुम सभी को यहाँ पर मुझे कहीं भी ले जाना है इसके लिए तुम्हें सातो से बात कर
करनी होगी, जिससे कि अब वो सिपाही भी वहाँ पर उन सभी से पैलेस चलने के लिए कहता है, जिसके लिए वो सभी लोग वहाँ पर तैयार हो जाते हैं और उन सभी के साथ में जाने लग जाते हैं। पर जब वो सभी लोग वहाँ पर पैलेस पहुँचते हैं तो उन सभी को वहाँ पर बहुत ही अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही होती है और तभी वहाँ पर अचानक से एक बहुत ही बड़ा सा मॉन्स्टर आता है जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है और उन सभी के ऊपर वहाँ पर हमला करने लग जाता है। जिसके बाद अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।